दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों मैं आपसे खुल करके कुछ परिचर्चा करने के लिए यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ कि सिविल सर्विसेज परीक्षा को ध्यान में रखते हुए स्टडी 91 क्या तैयारी कर रहा है। शायद आपको उसके बारे में अंदाज़ा ना लगा हो और उसकी वजह से आप रास्ता भटक रहे हो। ठीक है दोस्तों, जब मैंने इस चैनल को शुरू किया था स्टडी 91 चैनल को, तो इसके पीछे बड़ा राज हुआ करता था और लोग यही पहले सोच के चलते थे सर ये स्टडी 91 कैसा नाम है, ये 91 कैसा हो गया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा खुल के कि 91 कुछ और नहीं है। 91 मेरा बर्थ ईयर है। मेरा जन्म 1991 में हुआ था। मुझे उस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने स्टडी कीवर्ड के आगे जो है 91 शब्द का इस्तेमाल किया। उसके बाद से चैनल बना। ठीक है, चैनल को बनाने के पीछे भी जो मेरा उद्देश्य रहा वो थोड़ा सा हटके रहा, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड, मैंने आपको कई बार पढ़ाते समय बताया भी है कि मेरा बैकग्राउंड किसी भी तरीके से सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए नहीं था। और शुरुआती दौर की बात करें तो मेरी पढ़ाई गोरखपुर से हुई है। गोरखपुर में शिशु मंदिर है, सरस्वती शिशु मंदिर, वहाँ से मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है और वहाँ मेरा जो बैकग्राउंड था पढ़ने का वो था कॉमर्स बैकग्राउंड। ठीक है, तो आपके इतिहास, भूगोल, संविधान इन सब से काफ़ी दूर था, काफ़ी परे था। आप सोचिए मेरा 11th-12th भी कॉमर्स रहा है। उसके बाद मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मेरा ग्रेजुएशन हुआ है। ठीक है, यहीं से हमारा पीजी भी है। तो कुल मिला जुला करके बातें बनी कि सब कुछ करने के बाद सब कुछ मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स से रहा। उसके बाद आप जानते होंगे जो लोग कॉमर्स से पढ़ते हैं उनके लिए जो आगे बढ़ने का सेक्टर होता है वो होता है सीए हो जाए या फिर सीएस हो जाए, फिर या सीडब्ल्यू हो जाए। तो मैंने दोस्तों 1 अटेम्प्ट में सीपीटी भी क्वालिफाई किया। उसके बाद आईपीसीसी की परीक्षा दिया, जिसमें मेरे 2 नंबर से मार्क्स से जो आईपीसीसी का फर्स्ट ग्रुप रुक गया था। हालांकि मैं तैयारी करता तो आगे भी बढ़ जाता। ठीक है, लेकिन बस अचानक से ऐसे चर्चा मन में आया, कुछ ऐसी बातें बनी कि मुझे लगा कि मुझे तैयारी न करके मुझे सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं उस योग्य हूँ तो मैं अपनी योग्यता को वहाँ साबित कर सकता हूँ। ये सोचने के बाद जब मैंने मूव किया और आया तैयारी करने वाले क्षेत्र में, तो क्योंकि मेरे लिए इतिहास, भूगोल जैसे आपके लिए आज नया है, उस समय मेरे लिए नया हुआ करता था। क्यों? क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड था वो अकाउंटेंसी, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें थी, लॉ वगैरह में पढ़ता था। तो ये आपके सब्जेक्ट से बहुत दूर हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगा यार कि इतिहास, भूगोल में मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे अभी क्या पढ़ना है, क्योंकि काफ़ी समय बीत चुका था। आप सोचो 11-12 2 साल का, फिर ग्रेजुएशन 3 साल का, फिर पीजी 2 साल का, फिर उसके बाद दोस्तों 1-2 साल और मेरे बीत चुके थे। तो ऐसे में थोड़ा सा लेट भी हो चुका था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कैसे किया जाए। मैंने कई कोचिंगों में, जैसे आप जाते हैं तैयारी करने, कई कोचिंगों में ट्रायल होता है, वैसे मैंने भी ट्रायल किया, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसी दुर्घटना घटी। हालांकि मैं यहाँ पे बताने के लिए नहीं आया हूँ कि ऐसा क्या हुआ था मेरी ज़िंदगी में। फिलहाल कुछ ऐसी बातें बनी बिगड़ी कि मुझे जो है कोचिंग नहीं करना पड़ा, मौका नहीं मिला कोचिंग करने का। गया था कोचिंग करने, बट वहाँ से मैं जो है हट गया और वहीं से मैंने प्रण लिया कि कुछ करना नहीं, मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य होगा सभी विषय को निःशुल्क पढ़ाना, ताकि ऐसे बच्चे जिनके पास पैसे नहीं हैं, जिनके पास समय नहीं है, या जो अच्छी कोचिंग तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, जिनकी मुलाकात अच्छे अध्यापक से नहीं हो रही है, मैं उनके लिए कितना बेहतर कर सकता हूं। मैं कोई अध्यापक नहीं था, मैं उनके लिए कितना बेहतर कर सकता हूं, ये सोच करके मैं अपने कदम आगे बढ़ाया। आगे बढ़ने के बाद दोस्तों कहानी धीरे धीरे बनती गई। मैंने सिर्फ एक मोबाइल से वीडियोस बनाने शुरू किए, यूट्यूब पर जाने लगे और लोगों ने उसे पसंद किया। पसंद करने के बाद मुझे लगा कि मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा है, या फिर जो जानकारियाँ हैं वो मैं अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहा हूँ। मैंने और भी मेहनत किया। मेहनत करने के बाद अलग अलग सब्जेक्ट पर आपको केवल कॉपी से जो है पढ़ाया गया। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो शुरुआत से हमारे साथ जुड़े होंगे और वो लगातार स्टडी 91 पर मेहनत को देख रहे होंगे, मेरी मेहनत को देख रहे होंगे। हालांकि मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आप जो है दवाई दो या फिर कुछ करो या फिर मुझे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों कुल मिला जुला के कहने वाली बात यह है कि इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ा गया। बढ़ते बढ़ते दोस्तों आज हालात ये हैं कि बहुत सारे विषय आपके कवर कर दिए गए हैं। आपको पता होगा स्टडी 91 पर जितने भी विषय हैं वो आपको पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं। अब बात आती है कि आगे हमारी तैयारी और भी बेहतर कैसे होने वाली है, हम सिविल सर्विसेज की तैयारी कैसे करने वाले हैं। दोस्तों इस बात को लेकर के मैं काफ़ी परेशान था कि प्री तक के सिलेबस को स्टडी 91 ने पूरा करा दिया, लेकिन बच्चों को मेंस और इंटरव्यू तक के एग्जाम को कैसे क्वालिफाई कराया जाए, कैसे क्या किया जाए। ठीक है, इसी बीच हमारी मुलाकात हुई हमारे प्यारे योगेश सर से। ठीक है, योगेश सर से जब हमारी पहली मुलाकात हुई, योगेश सर के वीडियोस यूट्यूब पर आजकल जा रहे हैं दोपहर के 12 बजे। शुरुआत में थोड़े से व्यूज अच्छे आ रहे थे, लेकिन अभी आप लोग थोड़ा सा कम सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हमारी पहली मुलाकात हुई योगेश सर से, तो इन जनरल मुलाकात हुआ कि हाँ सर हम लोग मिलके काम करते हैं, अच्छे से काम करते हैं। तो एक ट्यूनिंग होती है,
हर टीचर की अपनी ट्यूनिंग होती है कि किस टीचर की ट्यूनिंग किस व्यक्ति के साथ बन पाती है, ठीक है। तो दोस्तों मैं शुरुआत से ऐसा रहा हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा लोभ मोह नहीं रहा है कि नहीं बहुत ज़्यादा पैसे कमाने हैं या फिर इस तरह के काम करने, इस तरह का लोभ मोह मुझे कतई नहीं रहता। मैं हमेशा अपने सेटिस्फैक्शन के लिए काम करता हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ, ठीक है, वो भी अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कि यार अपनी आत्मा तृप्त होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि धन वन यार ये सब मिट्टी में मिल जाएगा। दुनिया में जितनी भी चीज़ें, ये बोर्ड भी एक दिन मिट्टी में चला जाएगा, ये जो घर बने हैं, जो इमारतें, ये सब मिट्टी में मिल जाएगी, आपकी अपनी शरीर भी मिट्टी में मिल जाएगी। दुनिया में कोई अगर ऐसी चीज है जो मिट्टी में ना मिले तो वो काम करो। पता है दुनिया में क्या है? जो आपका ज्ञान है, ज्ञान कभी मिट्टी में नहीं मिलेगा। ज्ञान छोड़ करके बाकी सब नष्ट हो जाएगा। आप बताओ अल्फ्रेड नोबेल का क्या बचा है? कुछ बचा है? कुछ नहीं बचा है, सब मिट्टी में चला जाएगा। जो कपड़े वपड़े भी रखे हैं ना म्यूजियम में, वो सब भी चले जाएंगे, ठीक है। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि मुझे अच्छा काम करना पसंद है, मुझे इसी में सुकून मिलता है और मैं यही काम करता हूँ। तो जब योगेश सर से मेरी मुलाकात हुई तो पहले दिन की ही ट्यूनिंग में ऐसा क्या हुआ कि मैंने जो है योगेश सर को पसंद किया कि नहीं आप सर हमारे साथ जुड़िए और हम एक बेहतर प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद किस स्ट्रेटजी से हम लोग आगे बढ़े। दोस्तों बात करते करते बात पहुंची कि बच्चों को आंसर राइटिंग कैसे करनी चाहिए। एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि आंसर राइटिंग, क्योंकि जब आप प्री तक के सिलेबस को क्वालिफाई कर लेते हैं, प्री एग्जाम पास कर लेते हैं, तो बात आती मेंस की। तो आपको लगता है दोस्तों कि मेंस एग्जाम में बहुत कुछ लिखना पड़ता है। तो योगेश सर ने, जो एक कॉमन क्वेश्चन है, मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं खाली, तो योगेश सर ने हमसे पूछा सर आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। ऑफिस में बहुत सारे लोग बैठे थे, योगेश सर ने इन जनरल पूछा कि आप लोग अपने बारे में बताइए। लोगों ने अपने अपने बारे में बताया। बोला कि अगर मान लीजिए आपके सामने एक प्रश्न आ जाए कि आप अपने बारे में लिखो, कितने शब्दों में, 2000 शब्दों में लिखो। अगर आपने लिख दिया, अच्छा लिखा, तो आपको जो है आईएएस बना दिया जाएगा या आपको जो है पीसीएस बना दिया जाएगा। तो आप अपने बारे में क्या लिखेंगे? काफी सामान्य सा प्रश्न है, आप अपने बारे में क्या बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे में दोस्तों थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूं, अच्छा लगने लगो, ठीक है। तो ऐसे में बात आती है कि आप क्या बोलोगे, ठीक है। तो बात आई कि लोगों ने अपना नाम बताया, लोगों ने अपनी शिक्षा पढ़ाई लिखाई ये सारी चीज़ें बताया। उन्होंने कहा नहीं, बस यही कमी है, यही कमी है। हमें बच्चों को ये नहीं सिखाना है कि जब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसा लिख देना। अभी क्या होता है, अभी आप हमेशा ऐसा सोचते हैं ना कि हम कहीं ऐसी जगह कोचिंग करेंगे जहां ये बताया जाएगा कि मेंस में ऐसा क्वेश्चन आया और देखो इसको ऐसे लिखा जाता है, मेंस में ऐसा क्वेश्चन आया उसको ऐसे लिखा जाता है। ये गलत तरीका है, ये गलत तरीका है। अब आप कहेंगे सर योगेश सर इतना टैलेंटेड क्यों है? दोस्तों योगेश सर ऑलरेडी मेंस क्वालिफाइड है, आईएएस मेंस दे रहे हैं, ठीक है। मेंस के बाद दोस्तों उन्होंने इंटरव्यू भी दिया है, ठीक है। इंटरव्यू लगातार वो दे रहे हैं, बहुत जल्द उनका सिलेक्शन भी हो जाएगा और वो हमारे बीच रुकने वालों में से नहीं है, क्योंकि उनके ख्वाब और उनके पढ़ाई के तौर तरीके वो बिल्कुल हम लोगों से अलग हैं और उनका स्थान जो है दोस्तों बिल्कुल अलग है। तो आपको मौका मिला है उनके साथ पढ़ने का, सीखने का, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि पढ़ लीजिए, सीख लीजिए। बहुत ही मेहनती हैं और विश्वास करिए जब उनकी क्लास बनती है तो एक एक क्लास में वो 3-3, 4-4 स्टेप, मतलब पता चला कि 1-1.5 घंटे पढ़ाने के बाद उनके मन में कुछ आ गया और क्लास उन्होंने बंद कर दिया और फिर से 1-1.5 घंटे पढ़ाते हैं। आप सोचो कोई टीचर ऐसा करता है क्या? नहीं। सेटिस्फैक्शन की बात है, बंदा सेटिस्फैक्शन के लिए पढ़ाता है कि चीजें अच्छी प्रेजेंट होनी चाहिए, चीजें अच्छी जानी चाहिए। अगर फ्लो गड़बड़ हुआ तो मैं 2 घंटे भी पढ़ाया हूं, 2 घंटा ब्रेक करो, फिर से 2 घंटा पढ़ाऊंगा। आप विश्वास कर सकते हैं? आप नहीं करोगे यार, दूसरा कोई क्या करेगा? मैं होता उनकी जगह तो मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता, लेकिन उनकी आदत है, जब तक वो फुल अपने से सेटिस्फाई नहीं हो जाते तब तक वो आपको क्लासेस देते रहते हैं और बनाते रहते हैं। लास्ट में जब उनकी क्लासेस एकदम परफेक्ट तरीके से बन जाती है तब आपके सामने प्रेजेंट की जाती है, ठीक है। तो एकदम बेहतरीन आपको लगता है। अच्छा, तो उन्होंने जवाब क्या दिया कि हमें ये नहीं सीखना है कि आपको अपना परिचय कैसे देखना। मैं आपको कुछ तरीके बताता हूं, अगर उस तरीकों को आपने सीख लिया, कुछ क्वेश्चन पे सीख लिया, तो आप उत्तर निकालना सीख जाओगे। क्या बात करते हैं सर, ऐसा भी होता है क्या? दोस्तों अगर आपको मैं पूछूं आप अपने बारे में बताओ, तो आप बताओगे नाम, हाँ मैं इतने साल का हूं, मेरे इतने भाई बहन है, माता पिता हैं, घर परिवार है, आप यही सब बातें करोगे। आपको ये सब बातें मेंस में नहीं लिखना है। आप बताओ, मैं आपके बारे में बता रहा हूं, 2000 पेज नहीं, आप 10,000 पेज लिख के दिखा दोगे। आप अपने बारे में पूरी एक किताब लिख सकते हो, मैं आपको बता रहा हूं। अगर दोस्तों आपको ये बता दिया जाए कि आपको अपने बारे में लिखना है और आप ये बताइए कि मैं जब जन्म हुआ मेरा, मुझे तो बचपन की बातें याद नहीं है, लेकिन जन्म के बाद 5 साल तक मैं कैसा था, 5 वर्ष से 10 वर्ष की उम्र में मैंने कैसा बिहेवियर किया, 10 साल से 15 साल या 20 साल की उम्र में मैंने कैसा किया, 20 साल से 30 साल में हमारे लिए कैसा जीवन रहा, 30 साल के बाद का जीवन कैसा रहा, या मैं अपने माता पिता के बारे में क्या सोचता हूं, या मैं एक माता पिता के रूप में कैसा महसूस करता हूं, मैं एक पति के रूप में कैसा महसूस करता हूं, मैं एक पत्नी के रूप में कैसा महसूस करती हूं, मैं एक भाई के रूप में मेरे दायित्व क्या है। समझिए बात को, ठीक है। तो या फिर आप ऐसे स्थान के हिसाब से कर सकते थे। मान लीजिए मेरा घर आजमगढ़ है, होम टाउन, मैंने कह दिया मैं आजमगढ़ के क्षेत्र में कैसा था। फिर आजमगढ़ से जब मेरी शिक्षा बढ़ी और मैं पहुंचा कहाँ, गोरखपुर, तो वहां मैंने कैसा जो माहौल देखा और किस तरह की चीजें देखी। मैं जब दिल्ली गया तो वहां पे कैसी चीजें आई, मैं फिर से जब अपने प्रयागराज इलाहाबाद आ गया तो कैसी चीजें थी। तो आप बताइए, ये अगर इस तरह से आपको हेडिंग्स मिल जाए, अब ये आप कहो कि सोचना है,
आप अपने गांव में जाओ और किसी बच्चे से पूछो या किसी भी तैयारी करने वाले बच्चे से पूछो, देखो ये तरीका होता है, ये हेडिंग में बना रहा हूं, ये हेडिंग है, इस हेडिंग के अंदर आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप कुछ भी बता सकते हैं, ठीक है। एक छोटी सी चीज पूछ दूं आपसे कि आप साइकिल के ऊपर निबंध लिखिए, आप क्या लिखेंगे? कि साइकिल में ब्रेक होता है, पहिए होते हैं, ये लिखेंगे? नहीं, आप वहां लिखिए, आपको सोचना है साइकिल 1947 के पहले साइकिल का क्या योगदान था, या 1857 की क्रांति में साइकिल का कितना बड़ा योगदान था। उस समय तो गाड़ी घोड़े नहीं होते थे ना, और क्रांति पूरे देश में फैलानी थी, तो लोग कैसे यात्रा करते थे? वो यात्रा या तो पैदल करते थे या तो साइकिल के माध्यम से करते थे। अरे चंद्रशेखर आजाद जी साइकिल से ही गए थे ना अल्फ्रेड नोबेल पार्क, बताइए, ठीक है। तो साइकिल उस समय कैसे उस चीज से यात्रा होती थी, कैसे क्रांति को गति दिया जाता था, आप जोड़ सकते हैं। या साइकिल जो है एकमात्र ऐसा साधन है जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित किए बिना एक व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। कोई ऐसा साधन बताइए जिससे हमारे स्वास्थ्य को नुकसान ना पहुंचता। अरे गाड़ी घोड़े चलाओगे तो घुटने नहीं चलेंगे, लेकिन साइकिल चलाओगे तो घुटने चलेंगे, रनिंग करेंगे उससे आपका घुटना मजबूत होगा, वहां यूरिक एसिड का जमाव नहीं होगा, तो आपकी तबीयत सही रहेगी। आप सोचना सीखिए। उन्होंने कहा सर हमें बच्चों को बहुत कुछ नहीं बताना है, हमें बच्चों को सीखना समझाना है, और बच्चों को सीखने के लिए सबसे पहले उन्हें सामाजिक मुद्दों के बारे में पता होना चाहिए। आप जाकर के एक बार यूपीएससी का सिलेबस उठा के देखिए, यूपीएससी के सिलेबस के आधार पर अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। आप देखते होंगे कि ऐसे ही लोग तैयारी करते करते क्या होते हैं, यूपीएससी क्वालिफाई हो जाते हैं। आखिर तरीका उनका क्या होता है? उनको चीजें प्रेजेंट करना आता है, बेहतर ढंग से प्रेजेंट करना आता है। तो उसके लिए जरूरी है कि आपको सामाजिक मुद्दों के बारे में पता हो। आप ऐसे व्यक्ति हैं जो पढ़ते बहुत कुछ हैं, सामाजिक मुद्दों के बारे में बात कर दिया जाए तो आपको थोड़ी भी बातें नहीं पता है। आप बताइए, अगर थोड़ी चीजें आपको नहीं पता होगी तो कैसे समाज में आप चर्चा करेंगे? हम चाहते हैं कि हमारे स्टडी 91 के जो बच्चे हों वो सामाजिक मुद्दों के बारे में इतना मजबूती से जानते हो कि एक एक मुद्दे पर वो घंटों बातचीत कर सके। कभी स्टेज पे अगर उन्हें माइक दे दिया जाए तो घंटे वो बोलते हैं और लोग केवल सुनते रहे, जैसा विवेकानंद जी ने करके दिखाया था। लोगों में ऐसा दम होना चाहिए। आप दिन रात पढ़ते हो यार, अपनी छाप नहीं छोड़ पाते हो, ऐसे में आपके पढ़ाई करने का मतलब क्या निकला? तो आप आइए, इस समय सामाजिक मुद्दों पर क्लास चल रही है, और इसी दिसंबर में दोस्तों 3 या 4 दिसंबर से योगेश सर की क्लासेस लगने वाली, जिसमें आपको प्री और मेंस के अकॉर्डिंग डेली क्या कराए जाएंगे, यूपीएससी प्री और पीएससी प्री के जो क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व कराया जाएगा, और डेली एक मेंस के आंसर राइटिंग के हिसाब से क्वेश्चन लिया जाएगा और उस पर फुल डिस्कस भी किया जाएगा, ताकि रोज रोज डिस्कस करने से 30 दिन में 30 आंसर राइटिंग डिस्कस किया ना, आप सोचो 1 2 3 महीने में क्या होगा, आपकी सारी चीजें तैयार हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। दोपहर के 12 बजे योगेश सर की क्लास चल रही है। इसके अलावा दोस्तों 3 बजे हमारे पास हैं प्रवीण सर, बहुत ही बेहतरीन टीचर हैं, और अगर आपके पास लाखों रुपए होते तो शायद आप खर्च करते हैं, तब आपको इनसे पढ़ने का मौका मिलता है। लेकिन संजोग ऐसा है, कुछ हम लोगों ने अच्छा किया होगा कि अच्छे अच्छे व्यक्ति हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, बेहतरीन व्यक्ति जुड़ रहे हैं जिनकी निष्ठा मनसा बहुत अच्छी रही है, ठीक है। तो ऐसे लोग जुड़ रहे हैं। तो दोस्तों उनकी क्लास भी आप जाके देखिए, आपको लगेगा कि वाकई क्लास में ऐसी ऐसी चीजें मिल रही हैं जो आपको किताबों में नहीं मिलती हैं। तो ऐसे लोगों की क्लास देखिए आप, अगर आपको सच में यूपीएससी पीएससी या सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना है। मैं आज बस खाली इतनी ही चर्चा करने के लिए आया था, कभी मौका मिला तो आराम से चर्चा करूंगा, ठीक है। बाकी अन्य क्लासेस भी दी जा रही हैं, टाइम टेबल की क्लास अपडेट दी गई होंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, वहां जाकर के आप स्टडी 91 का टाइम टेबल देख सकते हैं कि अभी किस हिसाब से क्लासेज आपको दी जा रही हैं, ठीक है। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। बस आपसे इतना निवेदन करूंगा कि जिस तरह आपने अपना लाड प्यार हमें दिया, आप योगेश सर को भी अपना लाड प्यार दो। और इस समय योगेश सर दोस्तों पूरे पॉलिटी को, जैसे आप कहते हैं ना कि सर लक्ष्मीकांत वाली बुक का एक सार हमको दे दो, तो दोस्तों उसका इतना बेहतरीन सार बनाया जा रहा है कि आपको कम से कम समय में पूरी की पूरी लक्ष्मीकांत आपको दे दी जाए, या पूरी की पूरी एनसीईआरटी आपको पढ़ा दी जाए, ठीक है। तो इतने बड़े लेवल पे जाकर के मेहनत किया जा रहा है, वो सारी क्लासेस आपको दी जाएंगी। लेकिन अगर आप सामाजिक मुद्दों के बारे में नहीं जानते रहोगे तो आगे खुली परिचर्चा कैसे होगी? हम निबंध पे चर्चा करेंगे, कभी नक्सलवाद की बात आ गई, आपको नक्सलवाद के बारे में कुछ भी नहीं पता, आपको खाली इतना पता कि छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र नक्सलवाद से प्रभावित है, इतने से काम चल जाएगा क्या? कभी काम नहीं चलेगा। तो आपको एक एक सामाजिक मुद्दे के बारे में पता होना चाहिए, तब आप चीजों को जोड़ करके लिख पाएंगे, समझ पाएंगे। आप जाइए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं, और वो क्लासेज आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से देख सकते हैं, स्टडी 91 के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वेबसाइट एप्लीकेशन पे देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए और जुड़िए चैनल के साथ और आगे बढ़ाइए, चैनल को प्रमोट करिए, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।